एवरीवन, माई सेल्फ BC साहू। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने एफिशिएंसी लॉस के बारे में समझाएंगे। एफिशिएंसी लॉस जो होता है, रिम फ्रेम में जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो क्या है और किस किस ग्राउंड में ये लॉसेस होता है वो अपन को आज देखना है। और उसका क्या किया जाएगा, सबसे मेजर ये है ट्विस्ट कंट्रैक्शन। ये ट्विस्ट कंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे अपना रिम फ्रेम मशीन चलता है ना, फ्रंट रोल से जो अपना ड्राफ्टिंग होने के बाद जो फ्लिस निकलता है, जो मटेरियल निकलता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो कितना TPI दिए उसी हिसाब से वो धागा कंट्रास्ट होके छोटा हो जाए, कंट्रैक्शन हो जाता है। तो छोटा हो जाता है, वो ट्विस्ट का ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड अपन 3.2 लिए हुए। ये अपना क्या होता है, जैसे ज़्यादा TPI देना, TPI समझ लीजिए हाई है तो ट्विस्ट कंट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। TPI कम रहेगा तो ट्विस्ट कंट्रैक्शन कम रह जाएगा। उसके बाद रहा डफिंग लॉस। डफिंग लॉस मतलब ये होता है, समझ लीजिए अपना एवरेज काउंट 36 काउंट चल रहा है। 36 काउंट में अपना 2 घंटा 40 मिनट में डफ आ रहा है, तो अपना 8 घंटे में लगभग 3 डफ आएगा। 3 डफ आएगा तो एक डफ का टाइम होता है, 1 डफ का टाइम होता है समझ लीजिए 4 मिनट का। तो 2 घंटा 40 मिनट में एक डफ आता है, तो 8 घंटे में अपना टोटल 3 डफ आ जाएगा। 3 डफ आ जाएगा तो 3 डफ 4 मिनट के हिसाब से अपन कंज्यूम किए 12 मिनट। तो एक शिफ्ट जो होता है 480 मिनट का होता है, तो 12 भाग 480 गुणा 100, वो जितना आएगा वो डफिंग लॉस हो जाएगा। डफिंग लॉस के बारे में आप बता रहे थे, जैसे 3 डफ में अपन 12 मिनट का यूज किए, तो 12 डिवाइड बाई 480 इंटू 100 2.5% लगभग आएगा। अगर अपन वही डफिंग टाइम 4 मिनट का पकड़े ना, इसको 3 मिनट ले लेंगे तो अपना डफिंग लॉस 1.8% हो जाएगा। तो डफिंग लॉस जितना कम रहेगा उतना एफिशिएंसी अपना बढ़ेगा। चौथा पॉइंट रहा हार्डवेस्ट। हार्डवेस्ट होता है 2 टाइप का है, कि कुछ रिम फ्रेम में बनता है, कुछ ऑटोकोनर में बनता है। जो मेजर रोल रहता है ऑटोकोनर का रहता है। रिम फ्रेम में तो कभी कभार बनता है, कभी रिंग कट हो गया, कभी ABC रिंग कट हो गया, कभी स्पिंडल में धागा फंस गया, लपट गया, तो वो 0.1 के करीब होता है, और 0.55 करीब ऑटोकोनर का रहता है। ऑटोकोनर का हार्डवेस्ट जो होता है वो स्प्लाइस के कारण होता है, एक्स्ट्रा यार्न के कारण होता है। वो सब वो 0.55 आएगा। टोटल जो आएगा लॉसेस 7.65%। तो 7.65% जब लॉस आ जाता है तो एफिशिएंसी कितना आता है, 100 माइनस 7.65, ये हो गया 92.35% आता है। तो जैसे ही ये काउंट अपना कोर्स हो जाएगा, काउंट कोर्स हो जाएगा तो डफिंग लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डफ बढ़ जाएगा। किस पे TPI ज़्यादा हो जाएगा, जैसे वार्प काउंट बनेगा तो TPI बढ़ जाएगा, तो ये ट्विस्ट कंट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और डायड माल हो जाएगा तो वो भी न्यूमाफिल पैन वेस्ट वो बढ़ जाएगा। ऑटोकोर में कट्स बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये जो फिगर है ना, वो एक एग्जाम्पल के लिए बताया। ये फिगर वेरी करेगा काउंट के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से, वो सब चीज़। और वो कौन सा टाइप का यान बनाते हैं, होजियर बनाते हैं, वार्प बनाते हैं, उसी हिसाब से ये वेरी करेगा। तो इसका डिटेल में हम लोग जाएंगे। एफिशिएंसी लेस कैलकुलेशन का अपन डिटेल में जाते हैं, पॉइंट वाइज अपन क्या करेंगे तो एफिशिएंसी लेस मिनिमम रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है टू गिव मिनिमम ट्विस्ट इन रिम फ्रेम। जहाँ पे अपन रिम फ्रेम में धागा बढ़ाते हैं, TPI कम से कम देंगे, लेकिन उसमें
नज़र रखना CSP जो होता है, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, जो स्ट्रेंथ होता है धागे का वो कम ना हो। जितना लेकिन कम देंगे TPI उतना अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो कोशिश करेंगे कम से कम TPI देंगे। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस TPI इन रिम फ्रेम इन केस ऑफ यू आर मेकिंग डबल एन। अगर आप एक धागा बना रहे हो वो आगे प्रोसेस में TFO में चलेगा या डबलिंग में चलेगा, डबल एन होगा, तो रिम फ्रेम में आप TPI कम रख के वो TPI आप डबलिंग या TFO में कंपनसेट कर सकते हो, ज़्यादा दे सकते हो, एक्स्ट्रा दे सकते हो, ताकि रिम फ्रेम में प्रोडक्टिविटी अच्छा है और वो TPI अपन आगे TFO या डबलिंग में दे के इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये कोशिश करना जहाँ डबल एन बनता है रिंग में TPI कम देना, आगे अपन इसको कंपनसेट कर देंगे। तीसरा पॉइंट रहा डॉप लाइन क्लियर फॉर 30 मिनट। डॉप लाइन क्या होता है? जैसे लाइन डॉप होता है, जैसे अपना मशीन 20 मशीन है, तो एकदम से शिफ्ट चेंज हुआ, मजदूर नया मजदूर आए, लगे नहीं और धगा तक मशीन डॉपिंग में गिर गया, 4-5 डॉप गिर गया, तो वो खुलते खुलते लाइन क्लियर करते करते लॉस हो जाता है। तो शिफ्ट चेंज में डॉप लाइन क्लियर रहना चाहिए आधा घंटा तक। जैसे आप मजदूर आके लगे तो आधा घंटा तक कोई डॉप ना गिरे, उसी हिसाब से सेटिंग देना चाहिए ताकि डॉपिंग लॉस ना हो। फिर डॉपिंग लॉस हो जाता है, फिर कवर नहीं हो पाता। कप कंटेंट नीड टू बी चेक्ड। कप कंटेंट मतलब जैसे अपना 36 mm रिंग है तो उसमें कप कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, 40 है 42 है तो बढ़ेगा। तो रिंग का साइज़ का हिसाब से और लिफ्ट का हिसाब से कप कंटेंट रहता है। वो जो स्टैंडर्ड कप कंटेंट, वो स्टैंडर्ड कप कंटेंट रहेगा तो अपना मिनिमम लॉस रहेगा। तो कप कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में चेक होना चाहिए। कम से कम 20 मशीन चला रहे हो तो 5-6 मशीन का चेक होना चाहिए, किसी में कम है इसको बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाएगा फिर फ्रिक्वेंटली डॉप आएगा, फिर डफिंग लॉस होगा, बंडा बढ़ेगा, सब कुछ मामला ख़राब हो जाता है। चेक रेचेड व्हील इन एवरी शिफ्ट। रिम पे में क्या होता है, कारीगर हमेशा जानबूझ के रेचेड हल्का कर देता है, डॉप जल्दी ले आता है ताकि कम से कम इसको टाइम लगानी पड़ेगी, डॉप आ गया। उनका एक मेंटालिटी रहता है रेचेड हल्का करने से, मतलब पतला कर देंगे कप कंटेंट तो उनको आराम रहता है वो, लेकिन गलत है। उसमें क्या नंबर ऑफ डॉप बढ़ जाता है, नंबर ऑफ डॉप बढ़ने से डॉपिंग टाइम बढ़ जाता है और अपना एफिशिएंसी लॉस होता है। तो रेचेड व्हील भी हर शिफ्ट में चेक करना ज़रूरी है। नो लाइट डप, मतलब कोई भी मशीन में अपने जैसे लाइट डप गिरा देंगे, जैसे समझ लीजिए अपना 48 ग्राम का कप कंटेंट आने चाहिए, तो जावर लोग क्या करते हैं इसको जानबूझकर थोड़ा हल्का गिरा देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम मिलेगा बाहर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए। तो लाइट डप जो होता है ना, वो लाइट डप होता है एक बीमारी जैसा होता है। उसमें तो जैसे 24 घंटा में एक मशीन में आपने 2 डप लाइट गिरा दिया तो 1 डप एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वही लाइट डप जब ऑटोकोन में जाएगा, यहाँ तो डफिंग लॉस होगा, ऑटोकोन में जाएगा तो नंबर ऑफ बॉबिन चेंज ज़्यादा हो जाएगा ऑटोकोन में, उसमें स्प्लाइस भी बढ़ जाएगा, हार्डोस्ट भी बढ़ जाएगा। तो लाइट डप अगर गिरता है कोई भी कारण से, जैसे कोई फॉल्ट हुआ, कोई मेंटेनेंस क्लीनिंग में गया, तो उसका मेमो के साथ अपन फिनिशिंग डिपार्टमेंट हैंड ओवर करेंगे ताकि उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये शिफ्ट में या एक दिन में इतना डप लाइट आया, उसका कारण है रहा। बिना कारण बिना वजह से लाइट डप गिराना वो भी गलत है, उसमें एफिशिएंसी का बहुत फर्क पड़ता है। न्यूमाफिल फैन वेस्ट चेक्ड साइडर वाइज। न्यूमाफिल फैन वेस्ट होता है जो अपना धागा टूट जाता है, सक्शन ट्यूब से न्यूमाफिल फैन में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कारीगर हरामखोरी करता है, मैं धागा लगाता नहीं, घूमता रहता है, कैंटीन में चला जाता है, पानी पीने चला जाता है, तो वो जानबूझकर अगर वो बदमाशी करता है, इसीलिए इसको चेक करने के लिए न्यूमाफिल फैन जो होता है साइडर वाइज चेक होनी चाहिए। जैसे एक साइडर लगा, समझ लीजिए 2-3 नंबर मशीन चला रहा है, तो उसका अलग से अपन बैग बांध देंगे, उसका जितना भी वेस्ट निकलेगा इसको शिफ्ट चेंज में वजन करेंगे, उसका कितना किलो आया, तब उनका डर रहेगा। कोई अगर जानबूझकर, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर लड़का समझ लो डेली ज़्यादा दे रहा है तो उसका ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो न्यूमाफिल वेस्ट कम होगा, और न्यूमाफिल वेस्ट कम होने से
अपना एफिशिएंसी बढ़ेगा। न्यूमाफिल वेस्ट ज़्यादा होता है, फिर वही वेस्ट अपन फिर मिक्सिंग में डालेंगे, फिर ये सर्ट फाइबर उसमें रहता है न्यूमाफिल वेस्ट में, फिर रिम फिल्म का वर्किंग ख़राब होगा। तो जितना ज़्यादा बनता है न्यूमाफिल वेस्ट उतना प्रॉब्लम आता है प्रोसेस में। लास्टली रहा ऑटोकॉर्नर कट। ऑटोकॉर्नर में जो कट्स होता है मटेरियल के हिसाब से अपन गेज वगैरह सेट करते हैं ऑटोकॉर्नर में। अगर उसमें कट्स वगैरह ज़्यादा है तो हार्ड वेस्ट ज़्यादा बन जाता है। तो कोशिश किया जाए ऑटोकॉर्नर में कट्स कम रहे ताकि हार्ड वेस्ट कम से कम बने, नहीं तो फिर हार्ड वेस्ट बढ़ गया तो कुल मिला के एफिशिएंसी वही घट जाएगा। धागा बढ़ने से ये दिक्कत हो गया, फिर हार्ड वेस्ट में वेस्ट बन जाएगा वो। और डब स्पाइलिंग, रिंग कट, टफ स्पेलिंग और रिंग कट कभी भी ऐसा होता है तो रिंग कट होता है तो इसको हाथों हाथ साफ करके देने का, डफ स्पेल होता है हाथों हाथ साफ करके देने का। लेकिन उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर डफ स्पेल हुआ कौन सा मशीन का हुआ रिकॉर्ड रहेगा तो कम से कम इसको अगला दिन अटेंड हो जाए। या कोई मशीन में बार बार डफ स्पेल होता है तो मशीन नंबर भी ध्यान हो जाएगा कि ये मशीन में प्रॉब्लम है, बार बार डफ स्पेल होता है या रिंग कट होता है, ABC रिंग कट होता है, तो इसको अपन अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मिला के अपन अगर कवर कर लेंगे एफिशिएंसी में अपना गेन मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।